नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश, आप हमारा देख रहे हैं खास कार्यक्रम विश्लेषण। जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ रही है, देश की सियासी हलचल तेज हो रही है, क्योंकि भाजपा की नजर दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगाने पर है, तो विपक्ष भाजपा के सामने एक बड़ी लक्ष्मण रेखा खींचने में लगा है, जिसका एक बड़ा ट्रेलर कल पटना से जारी होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने यूपी में अपने मिशन 80 को लेकर तैयारी तेज कर दी है। मुस्लिम मोर्चे पर ऐसी किलेबंदी की है कि सपा की टेंशन बढ़ा दी है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात, पटना में लगेगा महागठबंधन का मेला। बैठक से पहले बड़ा खेला, क्योंकि कल पटना में विपक्षी एकजुटता को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। इसके लिए नीतीश कुमार ने बड़ी भव्य तैयारी की। इस बैठक में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी को मिलाकर 20 दलों के नेताओं के आने की चर्चा है। लेकिन जयंत चौधरी ने इस बैठक से कहते हुए दूरी बना ली है कि वो पहले से ही तय कार्यक्रम के चलते बिजी हैं। अब जयंत की इस दूरी को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई, क्योंकि भाजपा ये कहते हुए निशाना साध रही है कि बैठक से पहले ये हाल है, तो बैठक होने के बाद क्या होगा। पटना में लगेगा महागठबंधन का मेला। क्या 2024 में होगा खेला? जयंत ने बनाई दूरी, भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता कैसे होगी पूरी? पटना की बैठक पर माया का तंज, कौन जीतेगा 24 की जंग? 24 की चुनावी जंग भले ही अभी दूर हो, लेकिन विपक्षी एकता की विसात अभी से ही बिछने लगी है। क्योंकि जिस पटना से 70 के दशक में कभी जयप्रकाश नारायण ने विपक्ष को एकजुट किया था, अब उसी पटना में विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 20 से ज्यादा दलों के नेता शामिल होने वाले हैं, जहां एक मंच पर अखिलेश यादव भी होंगे, राहुल गांधी भी होंगे, ममता बनर्जी भी होंगी। इस बैठक के जरिए विपक्ष अपनी एकजुटता की ताकत दिखाएगा, लेकिन विपक्ष की यह ताकत कितनी असरदार होगी, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि जयंत चौधरी ने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देते हुए इस बैठक से दूरी बना ली है और नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर इस बैठक में ना शामिल होने पर असमर्थता जाहिर की है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विपक्ष की इस बैठक में जयंत के ना शामिल होने की वजह उनका पहले से तय कार्यक्रम नहीं, बल्कि सपा और रालोद की अनबन है। क्योंकि निकाय चुनाव के वक्त दोनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर टकराव की खबरें तेज हो गई थी। अब सवाल बड़ा है कि जब देश के सबसे बड़े सूबे में विपक्ष एकजुट नहीं हो पा रहा है, तो क्या बिहार में लगने वाले मंच से एकजुटता का संदेश जा पाएगा? क्योंकि जयंत की दूरी ने भाजपा को विपक्ष पर निशाना साधने का मौका दे दिया है। ये तो अभी शुरुआत है, कुछ पहले ही मजबूरी बता रहे हैं, कुछ आने के बाद अलग होने की मजबूरी बताएंगे। ये तो शुरुआत है। उधर आम आदमी पार्टी ने पटना की बैठक में शामिल होने से पहले कांग्रेस के सामने ये कंडीशन लगा दी है कि उसे केंद्र सरकार के अध्यादेश पर अपना रुख साफ करना होगा। अब कांग्रेस इसे आम आदमी पार्टी की सौदेबाजी बता रही है। इस कांग्रेस से मैं उम्मीद करता हूँ सारी पार्टियां पूछेंगी उस मीटिंग में, भाई आप अपना स्टैंड बताइए। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला उस मीटिंग का सबसे पहला एजेंडा होगा अध्यादेश, कि दिल्ली के अंदर जनतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और मैं वहाँ सारी पार्टियों को समझाऊंगा, टेक्निकली भी कॉन्स्टिट्यूशन लेके जाऊंगा, मैं संविधान लेके जाऊंगा, कि आप ये ना समझें कि ये दिल्ली आधा राज्य है इसलिए दिल्ली के बारे में ये अध्यादेश आया है। ये अध्यादेश तमिलनाडु में भी आ सकता है, ये अध्यादेश महाराष्ट्र में भी आ सकता है, वेस्ट बंगाल में भी आ सकता है, पंजाब में भी आ सकता है। कंकरेंट लिस्ट की जितने सब्जेक्ट्स हैं, केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो फुल स्टेट्स के अंदर भी कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को वो ख़त्म कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर, जिनको इस किस्म का अध्यादेश लाके फुल स्टेट्स के अंदर ख़त्म किया जा सकता है। अभी जो अरविंद केजरीवाल ने अपना फिर एक नाटकीय बयान दिया है
कि कांग्रेस अगर अपना रुख साफ नहीं करेगी ऑर्डिनेंस के इशू पे तो कल विपक्ष की होने वाली एकता मीटिंग में वो पटना नहीं जाएंगे। पहली चीज़ तो मैं केजरीवाल जी से कह दूं, अंग्रेजी में कहा जाता है ना कि आपको कोई मिस नहीं करेगा, आप जाए ना जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम लोग तो पहले से ही जानते थे कि विपक्ष की एकता को तोड़ने के लिए और इसकी मीटिंग में ना जाने के लिए आप तो केवल बहाने ढूंढ रहे थे, क्योंकि ऊपर से आपको आ गया होगा हुक्म कि न जाना। अगर ऊपर से आता तो आप फट से पहुंच जाते। देखिए, एक और चीज़ मैं बता दूं केजरीवाल जी, ये नेताओं की, राजनीतिज्ञों की और उन लोगों की जिनको देश की चिंता है उसकी मीटिंग है पटना में। सौदेबाजों की मीटिंग नहीं है कि मैं ये सौदा करूंगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस तरीके की बहुत हल्की राजनीतिक दलाली की आपको आदत होगी, कांग्रेस को इन चीज़ों की आदत नहीं है। वहीं इन सब के बीच मायावती भी विपक्ष की इस बैठक पर हमलावर नजर आ रही हैं, क्योंकि जितने धारदार हमले भाजपा नहीं कर रही है उससे ज्यादा चोट करने वाली तीर मायावती चला रही हैं, जिन्होंने विपक्ष की होने वाली बैठक पर न सिर्फ निशाना साधा है बल्कि ये कहते हुए तंज कस दिया है कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। अब सवाल बड़ा है कि क्या विपक्ष पटना की बैठक से बड़ी लकीर खींच पाएगा, क्योंकि इस वक्त पूरे देश की निगाहें विपक्ष की इस बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 24 के पिच पर विपक्ष भाजपा को टक्कर देगा और मोदी के सामने कौन चेहरा होगा इसका बहुत कुछ इस बैठक में तय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात 24 का हथियार मोदी मित्र से होगा प्रहार, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट को समाजवादी पार्टी अपनी ताकत मानती है, अब उसी मुस्लिम वोट को रुझाने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा ने मुस्लिम वोटर के लिए मोदी मित्र कार्यक्रम शुरू किया है और इसके जरिए भाजपा ने सिर्फ मुस्लिम वोटर को जोड़ेगी बल्कि सपा को उसके सबसे मजबूत मोर्चे पर सीधी चुनौती भी देगी। भाजपा की मुस्लिम मोर्चाबंदी, सपा के खिलाफ सबसे बड़ी किलेबंदी। 24 विजय का हथियार, मोदी मित्र से होगा प्रहार। जहां विपक्ष एक मंच पर आकर भाजपा को घेरने की रणनीति बना रहा है, वहीं भाजपा ने यूपी के सभी 80 सीट जीतने के लिए बड़ा खेल शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस मुस्लिम वोट को समाजवादी पार्टी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती रही है, अब उसी मुस्लिम वोट में सिंध लगाते हुए देवबंद से भाजपा ने अपने मोदी मित्र मिशन की शुरुआत कर दी है, जिसकी सबसे बड़ी तस्वीर उस देवबंद से आई है जो मुस्लिमों का सबसे बड़ा केंद्र है। अब यहाँ से भाजपा ने 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों को मोदी मित्र बनाकर बड़ा संदेश दे दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबको साथ लेकर सबको विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक और मुस्लिम की आबादी है वो 14% है, लेकिन लाभार्थियों की जो भागीदारी है वो 30% से ऊपर है। एक तरफ सपा बसपा जो अपने आप को मुसलमानों की पार्टी कहती थी, लेकिन आप देखेंगे तो सपा में कभी भी मुस्लिम समाज को आगे ले जाने का काम नहीं किया गया। हाँ, एक दो एजेंट जो वोट बैंक के रूप में मुसलमानों को इस्तेमाल करते थे, सपा को जिताते थे, उनको हमेशा आगे किया गया, उनको बाहुबली बनाया गया, उनके माध्यम से जनता की शोषण की गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डायरेक्ट जनता को लाभ देने का काम किया है। मोदी मित्र कार्यक्रम के जरिए भाजपा मुस्लिमों को ये बताना चाहती है कि उनके लिए जितना काम भाजपा ने किया है किसी ने नहीं किया। इसके लिए न सिर्फ भाजपा केंद्र और सूबे की योगी सरकार की योजनाओं की दुहाई दे रही है, बल्कि बता रही है कि इस बार निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पर उसने मुस्लिमों को टिकट भी दिया। अब एक विश्वास पैदा हुआ है, उसी का नतीजा है कि अभी जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए उसमें पूरे प्रदेश भर में 900 से अधिक पार्षद लोगों को टिकट दिया गया, 36 से ज़्यादा चेयरमैनशिप के टिकट दिया गया, और जो मेरे पास आंकड़े हैं 300 से ज़्यादा पार्षद जीत कर आए। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो मुस्लिम समाज है उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो रही है। दरअसल भाजपा की कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले 3.25 लाख मोदी मित्र बनाने की है, जिसके लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश की 65 लोकसभा में मोदी मित्र कार्यक्रम करेगी। ये वो लोकसभा सीट होंगी जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 30% से ज्यादा है। इनमें वो सीटें भी शामिल हैं जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई थी। मतलब एकदम साफ है कि भाजपा समाजवादी पार्टी को यूपी में उसके सबसे स्ट्रॉन्ग जोन में चुनौती देने की तैयारी कर रही है।
क्योंकि अगर भाजपा ने मुस्लिम वोट में सेंधमारी कर दी तो सपा का खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि इसी वोट के दम पर समाजवादी पार्टी 2022 में न सिर्फ 47 सीट से 111 पर पहुंची, बल्कि उसका वोट प्रतिशत 32% तक पहुंच गया। मतलब एकदम सीधा है, भाजपा ने सपा के खिलाफ चक्रव्यूह रच दिया है। अब सपा इसे भेद पाती है या नहीं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाद जो बाइडेन हुए पीएम मोदी के कायल, व्हाइट हाउस की रसोई में पकेंगे उत्तराखंड के बासमती चावल। पीएम मोदी इस वक्त अमेरिका में हैं, जहां वो अमेरिका के साथ भारत के सुनहरे भविष्य को और सुनहरा बनाने की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। लेकिन उनके इस दौरे के बीच उत्तराखंड के बासमती चावल की खूब चर्चा हो रही है। ये चावल पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को गिफ्ट में दिए। जो बाइडेन हुए मोदी के कायल, व्हाइट हाउस की रसोई में पकेंगे उत्तराखंड के चावल। भारत बना ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन, अमेरिका से दोस्ती देख बढ़ी दुश्मन देश की टेंशन। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा उत्तराखंड के लिए यादगार बन गई है, खासकर उत्तराखंड के किसानों के लिए, क्योंकि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उत्तराखंड के बासमती चावल गिफ्ट में दिए हैं, जिसमें न सिर्फ उत्तराखंड का मान दुनिया में बढ़ गया है, बल्कि उत्तराखंड के सीएम धामी ने इसको लेकर पीएम मोदी का आभार जताया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड के बासमती चावल के अलावा झारखंड के टसर रेशम का कपड़ा, महाराष्ट्र का गुड़ भी जो बाइडेन को भेंट दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अमेरिका की पहली महिला जिल बाइडेन को गिफ्ट के रूप में 7.5 कैरेट का ग्रीन डायमंड दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उत्तराखंड के बासमती चावल की हो रही है, जिसकी खेती बड़े स्तर पर देहरादून में होती है। इस बासमती की खासियत ये है कि ये स्वादिष्ट तो होती ही है, बल्कि इसकी महक दूर से ही पता चल जाती है। यानी व्हाइट हाउस में जब उत्तराखंड के बासमती चावल पकेंगे तो उसकी खुशबू दूर तक जाएगी और जो बाइडेन को बासमती चावल खाते वक्त उत्तराखंड की याद आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात अलकनंदा का बढ़ा पानी बद्रीनाथ के लिए खतरे की निशानी, क्योंकि पहाड़ पर जब थोड़ी भी हलचल होती है लोगों की टेंशन बढ़ जाती है। और ऐसा ही कुछ इस वक्त अलकनंदा नदी में हो रहा है, जिसका जलस्तर अचानक बढ़ गया। अब आने वाले खतरे को देख बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान के तहत चल रहे रिवर फ्रंट के काम को बंद कर दिया। अलकनंदा का बढ़ा पानी बद्रीनाथ के लिए खतरे की निशानी। रिवर फ्रंट का काम बंद, क्या होने वाला है अंत? क्या ये पहाड़ पर किसी अनहोनी की निशानी है? क्या ये बड़े विनाश की निशानी है? क्योंकि अलकनंदा को इतने क्रोध में इससे पहले कभी नहीं देखा जितनी इस वक्त दिखाई दे रही है। क्योंकि जोशीमठ में अलकनंदा नदी का जलस्तर न सिर्फ बढ़ गया है, बल्कि अपनी रफ्तार से लोगों के दिल में दहशत बढ़ा रहा है। अलकनंदा में बढ़ते जलस्तर को देख बद्रीनाथ धाम पर संकट मंडराने लगा है, जिसे देखते हुए बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत चल रहे रिवर फ्रंट का काम बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी से हिमालय में ग्लेशियर पिघल रहा है, जिससे अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जो बढ़ते बढ़ते ब्रह्म कपाल के पास पहुंच चुका है और अब नदी के कटान का खतरा भी बढ़ने लगा है। दरअसल जब भी उत्तराखंड में नदियों का जलस्तर बढ़ता है, केदारनाथ की आपदा जेहन में आने लगती है। लेकिन इस बार चर्चा बद्रीनाथ धाम को लेकर है, क्योंकि अगर अलकनंदा बेलगाम होती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान बद्रीनाथ धाम को होगा। बड़ी बात यह है कि इस वक्त 4 धाम यात्रा चल रही है और श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाद फंदे में धर्मांतरण का मास्टरमाइंड 3 दिन में 300 सवालों से सामने। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण की साजिश रचने वाला शहनवाज और भद्दो अब पुलिस कस्टडी में पहुंच गया है। गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बद्दू, जिसे कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने बद्दू से सवाल जवाब के लिए एक लिस्ट भी तैयार कर ली है। पुलिस बद्दू से अब वो हर राज उगलवाएगी जो उसके गुनाहों का सबूत बनेंगे। ऑनलाइन धर्मांतरण की तफ्तीश में गाजियाबाद पुलिस को रोजाना एक नए सुराग हाथ लग रहे हैं।
मालूम पड़ा है कि भारत में इस घिनौने खेल का मास्टरमाइंड शहनवाज मकसूद खान और बद्दो के नेटवर्क में मौजूद दलालों ने इस जाल में फंसे नाबालिगों को जुए के बिसात पर पहले उन्हें हराकर फिर जिताकर बर्बाद करने के लिए चक्रव्यूह रचा था। धर्मांतरण वाले मोबाइल गेम के साजिश का खुलासा तब हुआ जब गाजियाबाद में एक जैन परिवार का नाबालिग लड़का दिन में 5 बार जिम जाने लगा। जब वो घंटों बाहर रहने लगा तो घर वालों को उसकी रेकी करनी पड़ गई। गाजियाबाद के पौष इलाके कविनगर के परिवार ने जब बेटे का पीछा किया तो उसके कदम इस मस्जिद के सामने आकर रुके। परिजन उस वक्त तक कुछ नहीं बोले। जब बाद में उसने बेटे से बात की तो उसके खुलासे शुरू हुए। 17 साल के लड़के ने बताया कि वो ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान मुंबई के एक शख्स के संपर्क में आया और फिर ब्रेन वॉश का गेम शुरू हो गया। नाबालिग के दिमाग में उसके धर्म को लेकर गलत बातें बताई गई और इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। अब धर्मांतरण के मोबाइल गेम की जिस साजिश का खुलासा हुआ है उसके हर स्टेप को सिलसिलेवार समझाते हैं। पहला स्टेप, ये गैंग गैर मुस्लिम नामों से आईडी बनाकर फोर्थ नाइट ऐप पर गेम्स खेलता था। इस गेम में कुछ लड़के हार जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि वो कुरान की आयतें पढ़ें। ऐसा करने से वो गेम जीत सकते हैं। कुछ लड़के ऐसा कर लेते थे, वो सच में कुरान पढ़ने की वजह से जीते हैं। ये भरोसा दिलाने के लिए सामने वाले गैंग मेंबर हल्का खेलते थे। ऐसे में जीतने वाले गेम यूजर्स का कुरान पर भरोसा और बढ़ जाता था। दूसरा स्टेप, कुरान में लगातार रुचि दिखाने वाले हिंदू लड़कों से डिस्कॉर्ड ऐप के जरिए मुस्लिम लड़के हिंदू नाम की यूजर आईडी बनाकर चैटिंग करते थे। उन्हें बताते थे कि इस्लामिक रीति रिवाज कैसे बेहतर है। इससे उसको लगता था कि जब सामने वाला हिंदू होकर भी इस्लाम के बारे में ऐसा बोल रहा है तो सच होगा। तीसरा स्टेप, जब गेम यूजर इस्लाम में अपनी आस्था दिखाने लगता तो फिर ये गैंग उसको कट्टर बनाते थे। इसके लिए प्रतिबंधित इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक के वीडियो स्पीच सुनाए जाते, उन्हें इस्लामिक लिटरेचर मुहैया कराया जाता, इस्लाम के रीति रिवाज के बारे में बताया जाता था। ब्रेन वॉश हो चुके हिंदू लड़कों को सबसे आखिर में कहा जाता था कि वो नजदीकी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दे। ऐसा करने से वे अपने जीवन में और तरक्की पाएंगे, खूब पैसा आएगा, जिंदगी में कोई मुसीबत नहीं आएगी। गाजियाबाद में जैन फैमिली का नाबालिग लड़का यही करने लगा। वो अपने घर से कुछ ही दूरी पर संजय नगर सेक्टर 23 की मस्जिद में जाकर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा, जिसके बाद धर्मांतरण वाले इस खेल का खुलासा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।